नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट जो चैप्टर है राष्ट्रपति, जो एक संविधान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग के जितने भी आर्टिकल थे जो राष्ट्रपति के विषय में बताए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद है, उसमें हम लोग अनुच्छेद 60 तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो आर्टिकल बताए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति के विषय में, उसके विषय में हम लोगों को जानना है। तो आगे की जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का एक सब बड़ा पद है संविधान के अनुसार। तो अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 61। 60 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 61 में हम लोगों को पढ़ना है। तो 61 क्या है? 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो ड्यूटी बताई गई, जो कार्य बताया गया है, जो उनको पावर दिया गया है, अगर उस कार्य के अपोजिट जाकर काम करते हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है। इसको संवैधानिक भाषा में महाभियोग कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया। तो 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं, तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, ये परीक्षाओं के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग क्रमबद्ध पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें रूल ये बताया गया है कि जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाएगा या उनके हटाने की प्रक्रिया जब शुरू होगी, तो पहला रूल इसमें क्या है? पहला रूल इसमें यह है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। 14 दिन पहले आप क्या करेंगे? इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। पहला रूल ये है, अगर 14 दिन पहले जब आप सूचना दे देते हैं राष्ट्रपति को और इसी बीच में राष्ट्रपति अपनी गलती स्वीकार करके अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं वहीं पर कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो ये जो प्रोसेस है, आगे के जो रूल है वो आपके एम्प्लाई नहीं होंगे, आगे के रूल लागू नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जिनको हटाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले ही रिजाइन दे चुके हैं। तो आगे की प्रक्रिया तो चालू करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर 14 दिन पहले सूचना देने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद से रिजाइन नहीं देते हैं, तो आगे की प्रोसेस क्या है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले आपको संविधान में क्या बताया गया है कि जब भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, 14 दिन पहले आप इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। दूसरा इसमें रूल क्या बताया गया है? दूसरा इसमें रूल ये बताया गया है कि ये जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है वो संसद से शुरू होती है। संसद मीन्स लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद से आप लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। संविधान में ये कंडीशन नहीं दी गई है कि आप लोकसभा से ही शुरुआत कर सकते हैं या राज्यसभा से शुरुआत कर सकते हैं। उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो दोनों सदन में से कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। तो जिस सदन द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है, हर एक पॉइंट को आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। जब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो किसी सदन से, तो जिस सदन द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता हो, जिस सदन द्वारा यह प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, जिस सदन द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के टोटल मेंबर जितने भी मेंबर हैं उसके 1/4 1/4 सदस्यों का उस प्रपोजल पर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। उस प्रपोजल पर साइन होना चाहिए, मतलब सहमति होनी चाहिए, दस्तखत होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? जिस सदन द्वारा यह प्रपोजल लाया जाए, प्रस्ताव लाया जाए, उस सदन के 1/4 मेंबर का इसका सहमति होना जरूरी है,
या उस प्रपोजल पर साइन होना जरूरी है। अब ये दूसरा रूल, अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद संविधान में तीसरा नियम बताया गया है। क्या नियम बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि एक सदन, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि लोकसभा से शुरुआत हो गया, तो अभी तो एक सदन और बचा है, दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा। तो लोकसभा से ये प्रपोजल आया, 1/4 सदस्यों को साइन करके उन्होंने दे दिया। अब जिस सदन द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है, उस सदन द्वारा, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया है, मान लीजिए लोकसभा से लाया गया, तो लोकसभा क्या करे? इसको लोकसभा 2/3 2/3 बहुमत से इसको पास कर दे। जो ये प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उसको लाया कहां पे गया? लोकसभा में। लोकसभा में लाने के बाद प्रपोजल को जैसे ही आता है, अगर इस प्रपोजल को राष्ट्रपति के हटाने का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, ये 2/3 मेजॉरिटी से या 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, तो अब इसके आगे की भी प्रोसेस है। आगे की प्रोसेस क्या है? अब एक सदन और आपका बच गया। कौन बच गया? राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। ये आपका लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ठीक है। तो राज्यसभा, अब यहां पर यह भी बताया गया है कि राज्यसभा को भी अब 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी होगा। लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा उस प्रस्ताव को, और राज्यसभा को भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा। जब दोनों सदन 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास कर देते हैं, तो अब इसके बाद 5वें में बताया गया है कि जब ये प्रपोजल 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, तब वहां पर राष्ट्रपति को अपने पद से रिजाइन करना होगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। ये कभी कभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर यही आया है कि कितने दिन पहले सूचना देना जरूरी है, तो 14 दिन पहले। प्रपोजल लाने के लिए कितने मेंबर की आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे? 1/4, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 होना चाहिए। प्रपोजल को पास कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे? 2/3, और दोनों सदन से पास होना आवश्यक होता है। तो ये रूल है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सदन में बताई गई। लेकिन सौभाग्य से आपके देश में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध आज तक ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। राष्ट्रपति का जो पद है एक सम्मानित पद है, और कभी भी अपने देश में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाई है। बस हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे याद करना है। कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे बता सकते हैं। कभी कभी आपके नॉलेज को देखने के लिए ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि कितने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया, तो आप वहाँ पर देखेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कोई भी संख्या दी हुई हो वहाँ पे आपको ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि आज तक ये प्रोसेस लागू नहीं हुआ अपने देश में। ठीक है। तो 61। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद आपका है 62। अनुच्छेद 62 में हम लोग बात करते हैं, क्या चीज़ बताई गई है। जितने भी ये आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ये सभी चीज़ें आपको याद करना है। अब देखिए 62 में राष्ट्रपति की जो शक्तियां, जो पावर जो बताई गई थी, जैसे हम लोगों ने बात किया था 53 में, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था 53, आर्टिकल 53 में जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां दी गई थी, वही शक्तियां अब आपकी आकर के ये 62 में राष्ट्रपति के शक्तियों के रूप में यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जितनी भी पावर है राष्ट्रपति के, वो आगे हम लोगों को चल के पढ़ना है। तो यहाँ पर
राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी पावर क्या है? इससे पहले एक चीज और जान लें, राष्ट्रपति के जो भी पावर दिए गए हैं भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसको पावर को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहां पर कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एग्जीक्यूट करने की जो पावर है, वो किसके आधार पर होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। तो जो मंत्रिपरिषद सलाह करती है, कुछ पावर राष्ट्रपति के अपने भी हैं, अपने विवेक से भी। हालांकि राष्ट्रपति को अपने विवेक से जो पावर है वो बहुत ही कम बताए गए हैं। हम आपको आगे बताएंगे, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, स्वयं के निर्णय से उनको कौन शक्ति उनको दी गई है, तो वो चीजें आपको आगे बताया जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनको संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। अब कौन कौन से पावर है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका समिति में प्रधानमंत्री की ये नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जितने भी मंत्री हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए आपके देश में कई सारे स्टेट हैं, इन स्टेटों को मिला करके एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं, इन दोनों को बनाने की जो ड्यूटी दी गई है वो किसकी है? राष्ट्रपति की है। इसके अतिरिक्त किसकी नियुक्ति करते हैं? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, HC प्लस SC, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, यहां पे कंफ्यूजन न रहे, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके अतिरिक्त आप जानते हैं वित्त आयोग आपके देश में है, वित्त आयोग, ठीक है, जो अनुच्छेद 280 में बताया गया है, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त UPSC के विषय में सुना होगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, जो आपके IAS की परीक्षाएं लेता है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये संघ लोक सेवा जो आयोग है, इसके भी जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं OBC, SC और ST मीन्स जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति के जो आयोग है, ये तीनों को बनाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ये राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका संबंधी पावर है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं
राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत एक चीज और दी गई है, जिसको बता देते हैं हम आपको, अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने, इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का पावर किस अनुच्छेद में है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 कितने आराम से याद कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो पावर है किस अनुच्छेद में बताया गया है, आपको क्या याद करना है, 1, 2, 3। 1, 2, 3 में ये आपका ऑर्डिनेंस पावर है, अध्यादेश जारी करने। अब अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करते हैं, कितने समय तक लागू रहता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना जान लें कि आर्टिकल 1, 2, 3 में जारी किया गया है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, तो इसका आंसर है, इसमें देखिए, कब जारी कर सकते हैं। ठीक है, कब जारी कर सकते हैं, तो आपको आंसर देना है जब संसद का 17वां हो गया हो। 17वां हो गया हो मतलब जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो उस समय ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। अध्यादेश कब जारी होगा, संसद का सत्र न चल रहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस जो जारी किया जाता है वो कितने समय के लिए वैध होता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश हमेशा के लिए वैध तो होता नहीं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो है कानून तो होता नहीं है, ये क्या होता है, अस्थायी कानून होता है। कभी ये भी चीजें पूछे कि अस्थायी कानून कौन होता है, तो क्या बताएंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। ये जो अध्यादेश है ये राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, इसके लिए भी क्या है, सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास संस्तुति ले जाती है कि इस विषय को ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। ऑर्डिनेंस क्या है, एक कानून है। अब उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र चलता तो उसे संसद से पास करा दिया जाता ना, तो वो ऑलरेडी कानून बन जाता रूल के अंतर्गत। अब संसद का सेशन नहीं चल रहा है और उस समय उस कानून को लाना जरूरी है, देश हित में कानून को लाना जरूरी है। इसलिए अब क्या करेंगे, यहां पर सरकार, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की सिफारिश करती है। अब सिफारिश करेगी तो उस समय पहला कंडीशन क्या है, संसद का सत्र न चल रहा हो। अब ये कितने समय के लिए वैध होता है, तो ये कितने समय के लिए, 6 माह के लिए। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आपके संविधान में दे दिया गया है कि 2 संसद के सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होगा, 6 माह से अधिक का हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर संसद का सत्र चालू होगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये अध्यादेश क्या है, अस्थायी कानून है। जब अस्थायी कानून है तो इसको आपको स्थायी बनाना है, इसलिए संसद से इसको पास कराना जरूरी होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका मिल गया कि संसद अध्यादेश कब तक के लिए वैध होता है, कितने समय के लिए, 6 माह के लिए वैध होता है। अगर 6 माह के अंदर या 6 महीने के कुछ दिन बाद भी इसको संसद से पास करा लिया जाता है तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो समाप्त हो जाता है और वो आपका क्या हो जाता है, देश का स्थायी कानून बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ज्यादातर आपका क्वेश्चन यही आर्टिकल ही पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के विषय में किस अनुच्छेद में बताया गया। तो 1, 2, 3 याद रखेंगे, बाकी जो इसके रूल है वो हमने आपको बता दिए। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया
कि राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस पावर है, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के कुछ और पावर है, छोटे छोटे पावर, उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को कुछ फाइनेंशियल पावर, जो वित्तीय शक्तियां क्या है, इसके विषय में भी बात कर लेते हैं हम लोग। वित्तीय शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति के पास। तो संसद में जब भी धन विधेयक, या जिसको बोलते हैं मनी बिल, संसद में वित्तीय शक्तियों को हम आपको क्रमबद्ध लिख देते हैं। सबसे पहले आप जान लें धन विधेयक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी बिल। संसद में जब भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति लेना, राष्ट्रपति का आदेश लेना आवश्यक है। तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला है मनी बिल, राष्ट्रपति के आदेश पर ही प्रस्तुत किया जाता है संसद में। धन विधेयक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल। देखिए, मनी बिल और फाइनेंस बिल आप किसी किताब में भी पढ़ेंगे, यूट्यूब में भी कई बार अगर आप प्रयास करेंगे, कोई पढ़ाया नहीं होगा, हम इसको आपको बताएंगे। मनी बिल और फाइनेंस बिल, धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट मनी से ही आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, इसको हम बताएंगे इस चैप्टर के बाद। तो धन विधेयक जब भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति की सबसे पहले उसकी सलाह लेना आवश्यक है। इसमें वित्तीय शक्तियों में दूसरा जो पावर है, दो फंड बनाए गए हैं संविधान में, संवैधानिक फंड है। ये दो फंड है। पहला है संचित निधि। संचित निधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड, या एक और आपका फंड है आकस्मिक फंड। आकस्मिक फंड, इसको इंग्लिश में बता देते हैं, इसको बोला जाता है इमरजेंसी फंड। दोनों के विषय में जान ले होता क्या है, समझना जरूरी है। अब देखिए, कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि, भारत सरकार जितने भी टैक्स लगाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे आपका वेल्थ टैक्स हो, किसी भी तरह का जो टैक्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी हो, सभी जो टैक्स से पैसा जो कलेक्ट होता है, जो इकट्ठा होता है, सरकार के पास जो पैसा आता है, वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो जमा कहाँ पे होता है, भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में वो पैसा जमा होता है। तो सरकार के जितने भी इनकम है, जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं तो उसको घर में तो रखते नहीं है, क्या करेंगे, बैंक में जमा करते हैं ना। तो उसको किसी न किसी बैंक में जमा कर देते हैं कि वो सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, थोड़ा बहुत उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सरकार भी तो कमाती है, सरकार को भी इनकम होता है, जितने भी टैक्स लगाती है। सरकारी कितनी कंपनियां भी हैं, आपकी गेल, भेल, एनटीपीसी, तमाम जो सरकारी कंपनियां, इनसे भी इनकम होता है। तो ये सारा पैसा कहाँ पे इकट्ठा होता है, भारत की संचित निधि। आकस्मिक फंड क्या है, इमरजेंसी फंड है, इसको भी थोड़ा समझ लें। भारत सरकार और राज्य सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें भी, सभी राज्य, लगभग सभी राज्य सरकारें आकस्मिक फंड बनाई हुई है। आकस्मिक इमरजेंसी फंड किस लिए संविधान में बनाया गया, ये फंड इसलिए बनाया गया कि जब भी बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, इस तरह की चीजें आती है, मीन्स कोई ऐसी समस्या आती है देश में जिसमें बहुत क्षति हो जाए, देश की जान माल की क्षति हो जाए, तो वहां पर पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए एक फंड बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, इमरजेंसी फंड। इस फंड से पैसे निकाल करके और तुरंत पब्लिक की सहायता पहुंचाई जाती है, और वहां पर जो भी चीजें पब्लिक को नुकसान हुई होती है, जान माल की जो भी चीजें हैं, वहां पर उसको पूरा किया जाता है।
तो इसलिए इमरजेंसी फंड बनाया गया है। अब यहाँ पे दोनों में चीजें क्या है, वित्तीय शक्तियों में कहा यह गया है कि संचित निधि से 1 रुपया भी अगर निकलेगा तो किसकी सलाह पर निकलेगा, राष्ट्रपति के आदेश पर निकलेगा। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को आपको आदेश लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तभी उसमें से 1 रुपया भी निकल सकता है। बिना राष्ट्रपति के आदेश से संचित निधि से पैसा नहीं निकल सकता, ये पावर है। आकस्मिक फंड, इमरजेंसी जो फंड है, यहाँ से भी इमरजेंसी फंड को से भी अगर पैसा निकालना चाहती है सरकार, तो यहाँ से भी पैसा निकालने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, मीन्स राष्ट्रपति का आदेश जरूरी है। तो ये आपके वित्तीय शक्तियों में। तीसरी जो वित्तीय शक्ति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लें। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार या राज्य सरकार संसद में या विधान परिषद में बजट प्रस्तुत करती है। बजट, अब हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के आपके क्या है, सेंटर मतलब केंद्र में। तो यहां पे संविधान में दिया गया है, जब संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। हम बजट बोल रहे हैं लेकिन बजट शब्द का उल्लेख आपका संविधान में नहीं लिखा गया है। संविधान में क्या गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये चीजें बताई गई। वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं, बजट को किस अनुच्छेद में बताया गया यहाँ पे बता देते हैं। बजट वैसे डिटेल में हम आपको बता देंगे कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आप जान लें, बजट को अनुच्छेद 112 112, जैसे वहां पे 123 आपको बताया था, 112 यहाँ पे याद करना है। 112 बजट कहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को प्रस्तुत करने का आदेश कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। संसद में बजट तभी प्रस्तुत होगा जब राष्ट्रपति इसके लिए आदेश देंगे। जब राष्ट्रपति आदेश देंगे तभी बजट प्रस्तुत होगा, इससे पहले बजट प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो ये राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां हैं। धन विधेयक, और जब भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत होगा राष्ट्रपति के आदेश पे होगा। संचित निधि और आकस्मिक फंड, दोनों ये जो फंड है इससे पैसे निकालने की सरकार कोशिश करेगी तो राष्ट्रपति से आदेश लेकर करना होगा। और जब भी संसद में बजट प्रस्तुत होगा तो राष्ट्रपति के आदेश पर यह प्रस्तुत किया जाएगा। तो 112 के अंतर्गत बताया गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग राष्ट्रपति के पावर पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पावर तो बहुत है ना। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान में सबसे बड़ा पद है संवैधानिक पद, तो बड़ा पद है तो बड़ा कार्य भी होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के एक पावर दिया गया, उनको क्षमा दान भी कर सकते हैं। जब देश के मुखिया हैं तो निरंकुश तो होंगे नहीं ना। जब परिवार का अगर कोई मालिक होता है तो वो उसको इतनी पावर होती है कि वो किसी की गलती को क्षमा कर सके, और ये नैसर्गिक होना चाहिए। नेचुरल भी ये दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी सही है, अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी सही। जिसके पास पावर हो उसके अंदर नैसर्गिक दृष्टि से ईश्वर अगर क्षमादान की शक्ति देता है तो चीजें बैलेंस हो जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और देश के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये होती है। तो क्षमादान, अब देश के मालिक हैं, सबसे बड़ा पद है, तो संविधान में इनको क्षमादान, क्षमा करने की भी शक्ति दी गई। किस अनुच्छेद में दी गई है वो हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई। अब राष्ट्रपति किसको क्षमादान दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते, इस पे हम लोग बात करें।
राष्ट्रपति जिसको क्षमादान देते हैं इसके लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से थोड़ा सलाह ले सकते हैं। जो मंत्री परिषद है इससे भी सलाह लेना है उनको। तो क्षमादान अपने विवेक से नहीं लेते हैं, वो सबसे सलाह लेकर के क्षमादान देते हैं। किसको क्षमादान कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिल चुकी हो, ठीक है, फांसी की सजा मिली हो या आजीवन कारावास उसको हो गया हो। और जिस व्यक्ति को मिला है फांसी की सजा या आजीवन कारावास, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जेल मैनुअल के अनुसार भी और पूर्व के सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत। इन दोनों चीजों को देखते हुए अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। मीन्स उसकी जो सजा है जो सुप्रीम कोर्ट से दी गई है उस सजा को माफ कर सकता है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की चीज़ें होती है इसमें कुछ जो कानूनी प्रक्रियाएं ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति सबसे सलाह लेते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेते हैं और मंत्री परिषद से भी सलाह लेते हैं। तो दोनों सलाह लेने के बाद ही इस तरह के निर्णय किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं कर सकते कि किसी को क्षमादान दे दे, ठीक है। तो क्षमादान देने का पावर दिया है संविधान ने। हम लोगों को इतना ही जानना है राष्ट्रपति क्षमादान का जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति को डिफेंस पावर भी है, सैन्य शक्ति भी है। सैन्य शक्ति, अब सैन्य शक्ति में क्या इनको दिया गया है वो आप जान लें। डिफेंस पावर भी, तो पहले तो ये जान लें कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा, तीनों सेनाएं जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो डिफेंस पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तीनों सेनाओं के वो सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। तो ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जितने भी इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां कितनी है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर जो आकस्मिक जो इनको पावर दिया गया है वो पहला है अनुच्छेद 352 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में कौन सा इनको इमरजेंसी पावर है? तो वो है राष्ट्रीय आपातकाल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम बताएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। दूसरा इनको इमरजेंसी पावर में क्या मिला है? वो मिला है अनुच्छेद 356। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं कि कभी कभी राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्या क्या कारण है, इसके रूल क्या है, वो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा इनको इमरजेंसी पावर क्या मिला हुआ है वो बताया गया है अनुच्छेद 360 में। 360 में कौन सा है इनको इमरजेंसी पावर? वो है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियां, ठीक है। तो ये तीन इमरजेंसी पावर है। इसको वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है। तो वित्तीय आपातकाल या वित्तीय शक्तियां
352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी होती है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उस समय बहुत सारी चीज़ें, राष्ट्रीय आपातकाल एक बहुत कठिन परिस्थिति होती है देश की जनता के लिए, देश के लिए, किसी भी देश के लिए नेशनल इमरजेंसी बहुत ही कठिन समय होता है। भारतीय संविधान में इसके रूल क्या बताए गए हैं वो बताएंगे आपको। 356 राष्ट्रपति शासन है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति शासन, खास करके जो जहां पर संसदीय शासन प्रणाली हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उस या एक रिपब्लिक जो इंडिया है, इसके अंतर्गत अगर किसी राज्य को पावर संविधान ने दिया है तो वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है उसको 5 वर्ष तक शासन करने का मिलना चाहिए अवसर। लेकिन संविधान में ये भी दिया गया है कि कुछ चीज़ें अगर वहाँ पर संविधान के दृष्टिकोण से सही नहीं होती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल, वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी देश में ना हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल परिवार के रूप में आज शामिल हो गया है। कोई किसी भी देश में अगर वित्तीय आपातकाल आता है तो इसका प्रभाव विश्व के सभी देशों पे पड़ता है। तो वित्तीय आपातकाल में 360 में बताया गया है।